नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र चल रहा है। ये मानसून सत्र काफ़ी हंगामेदार रहा है। सड़क से लेकर सदन तक हंगामा ही हंगामा चल रहा है। बीजेपी आमतौर पर एजेंडा सेट करने वाली पार्टी के तौर पर जानी जाती है। उसके नेता विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी एजेंडा सेट करने में माहिर माने जाते हैं, लेकिन इस विधानसभा सत्र के दौरान ऐसा देखा जा रहा है कि न तो विजय सिन्हा और न ही सम्राट चौधरी कोई एजेंडा सेट कर पा रहे हैं। यही नहीं, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव अपनी असरदार भाषणों के लिए जाने जाते हैं, असरदार बातों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उनमें भी वो करंट नहीं दिख रहा जो प्रतिपक्ष के नेता के तौर पर उनमें देखा जाता था। आज हम इसी मसले पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ आरएडी न्यूज के संपादक, हमारे साथ आरएडी न्यूज के राजनीतिक संपादक हेमंत कुमार और वीरेंद्र यादव न्यूज के संपादक वीरेंद्र यादव जी हैं। इन दोनों से ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये नेता कहाँ चूक रहे हैं। हेमंत जी, तीन चेहरे और तीनों जो हैं अपने अपने एजेंडा सेट करने में माहिर हैं। विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर जो है विजय सिन्हा ने काफ़ी शोहरत हासिल की थी। सम्राट चौधरी अभी प्रदेश अध्यक्ष बने हैं और तेजस्वी यादव तो एक सर्वमान्य नेता है, सबसे बड़े जो कहते हैं कि मतलब जनाधार वाले नेता हैं। तो कहाँ चूक रहे हैं ये लोग? देखिए, मुझे लगता है कि जो आपने सवाल किया है उसका हम कैटेगरिकली जवाब दे रहे हैं आपको और बताने की कोशिश करते हैं कि जो बीजेपी आमतौर पर जो एजेंडा सेट करती है, चाहे एजेंडा सेट करने के लिए जानी जाती है, चाहे अपने एजेंडे को वह कैसे चमकाती है, कैसे उसको चैंपियन बनाती है, इसके लिए जानी जाती है। लेकिन अभी क्या हो रहा है? अभी ये हो रहा है कि बिहार विधानमंडल का जो मानसून सत्र चल रहा है उसमें हंगामा तो हो रहा है। उसमें तेजस्वी यादव के इस्तीफे की मांग को लेकर के हंगामा हो रहा है, बाहर हो रहा है, सदन के भीतर हो रहा है। आज आपने देखा कि यहाँ पटना में लाठी चली बीजेपी के लोगों पर। लेकिन वो सब कुछ लगता है कि वो बिखरा बिखरा हुआ दिख रहा है। क्यों बिखरा बिखरा हुआ दिख रहा है? तो विजय सिन्हा जो हैं वो स्पीकर थे, लेकिन अभी भी वो लगता है कि स्पीकर की ही मुद्रा में रहते हैं, नेता प्रतिपक्ष की मुद्रा में वो नहीं दिखते हैं। दूसरी ओर जो सम्राट चौधरी हैं, उनका जो हाव भाव है वो भी एक पॉपुलर नेता के रूप में ये अपनी बात कहने के लिए, अपनी बात रखने के लिए ये जाने चाहिए उनको। लेकिन ये लगता ये है कि दोनों आदमी अपने अपने अहंकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। वह मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप देखेंगे कि विधान मंडल के ये चालू सत्र के दौरान इस बड़े मुद्दे पर ये विजय सिन्हा या सम्राट चौधरी ने कभी भी एक साथ होकर के कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने संबोधित नहीं की। यानी कैंपस में ही, बिहार विधानमंडल के कैंपस में भी ये मौका नहीं आया। तो हमको उनका पीछे वाला वो ये इतिहास याद आ रहा है कि आपको याद होगा कि जब ये विजय सिन्हा स्पीकर थे और ये सम्राट चौधरी उसी मंत्री थे और उन्होंने विजय सिन्हा को कहा था कि आप बहुत व्याकुल ना हो। तो ये बहुत किरकिरी हुई थी उसको लेकर के स्पीकर की। और इससे ये है कि जो बीजेपी में जो ये नेता बनने की जो लड़ाई है, यानी कि जो आदमी सबसे ज़्यादा सामने आएगा फोर फ्रंट पर, वो मुख्यमंत्री का चेहरा बनेगा। तो अंदर खाने मुख्यमंत्री का चेहरा बनने की लड़ाई बीजेपी के भीतर में चल रही है। और यही वजह है कि पूरा नेतृत्व जो है वो यूनाइटेड दिखने के बदले में बिखरा बिखरा हुआ दिख रहा है। एक सुशील मोदी है जिनको किनारे लगाया गया, तो मीडिया में बने रहने के लिए अपना बयान जारी करते रहते हैं, लेकिन कभी एक साथ नहीं दिखते हैं। सम्राट चौधरी जो है वो अपना विधान परिषद में और इधर फिर विधान परिषद के बाहर जो उनको करना होता है करते हैं।
विजय सिन्हा जो है वो बिहार विधानसभा के भीतर और बिहार विधानसभा के बाहर जो करना होता है करते हैं, लेकिन एकीकृत ढंग से यूनाइटेडली हमला करने की जो बात होती है वो कहीं दिखाई देता ही नहीं है। तो इससे ये लग रहा है कि बीजेपी का नेतृत्व जो है वो अलग अलग दिशाओं में अलग अलग ढंग की बात कर रहा है, इसीलिए वो बहुत अपने मुद्दे को अपने एजेंडे को सेट कर पाने में पिछड़ जा रहे हैं, वो बहुत असर नहीं पैदा कर रहा है। दूसरी ओर जो नेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे कभी, तेजस्वी यादव जो आज की तारीख में डिप्टी सीएम हैं, वो उनको मैं लगातार सुन रहा हूँ विधानसभा के भीतर। 2 मौके पर जब वो जवाब देने के लिए सरकार की ओर से खड़े थे, दो आज भी और इसके पहले भी, तो वो उनकी बात में वो असर पैदा नहीं हो रहा है। वो असर पैदा इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब वो प्रतिपक्ष में थे और अपनी बात जितने असरदार ढंग से रख रहे थे, वो असर पैदा वो नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके पीछे ये है कि मुझे लगता है कि वह कहीं ना कहीं से होमवर्क नहीं कर रहे हैं अपने मामले ये अपने जवाब को लेकर के। दूसरी ओर ये जो होमवर्क भी उनका नहीं हो रहा है, और जब आप होमवर्क नहीं करेंगे तो मामले को बहुत असरदार ढंग से रखने में भी कहीं ना कहीं चूक दिखाई देगी। जैसे कि आज ही हमने देखा कि वो जो जवाब देने के लिए आए थे परिवारवाद के मुद्दे पर, जो लिस्ट वो गिना रहे थे देश भर के नेताओं के और खासकर बीजेपी के लोगों की, तो सही था वो लिस्ट लेकिन उस लिस्ट को पेश करने में कितना आर्टिकुलेट ढंग से उस बात को रखने में वो आज बहुत चूके हुए दिखाई दे, बहुत यानी कि उनके मतलब उनके प्रवाह निशाने पर नहीं प्रवाह नहीं दिख रहा था मुझे, वो असर नहीं दिख रहा था। तो जब ये असर नहीं दिखता है तो मुझे ज़्यादा असरदायक इस सदन में ज़्यादा दिख रहे हैं विजय कुमार चौधरी, जो सरकार की ओर से संसदीय कार्य मंत्री होने की वजह से जब जवाब देने के लिए आते हैं तो मुझे ज़्यादा वो असरदायक दिखते हैं, असरकारक दिखते हैं, और अपनी बात बहुत फोर्स के साथ, बहुत ताकत के साथ रखते हैं, और ये भरोसा होता है उनकी बातों तो में, ये हाँ बिल्कुल। तो ये देखने को मिल रहा है कि इधर आप देख लेंगे कि जो विपक्ष में है बीजेपी, उसके नेता विजय सिन्हा चाहे सम्राट चौधरी, ये लोग अपना एजेंडा सेट करने के बदले लगता है कि एक दूसरे को सेट करने में लगे हुए हैं। वीरेंद्र जी, आप कैसे देखते हैं इन तीनों की भूमिका को, जो पहले की भूमिका और अब की भूमिका में कितना अंतर दिखता है? क्या सचमुच सब कुछ बदला सा लगता है, असर खोते जा रहे हैं ये लोग? पिछले 1 साल पहले तीनों की भूमिका अलग अलग थी। विजय सिन्हा स्पीकर थे, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव थे, और समाज चौधरी मंत्री थे। इस मतलब कि उस समय 2 तेजस्वी यादव और विजय सिन्हा लगभग दोनों आक्रामक रहते थे सीएम के खिलाफ में। एज ए स्पीकर कई बार ऐसा मौका है जो स्पीकर और सीएम के बीच आमने सामने की बहस हुई, विधानसभा के चलते हाउस में बहस हुई, ऑनलाइन सब चला भी। तो उस समय दौर था जो नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में तेजस्वी यादव बहुत आक्रामक थे, और विजय सिन्हा एज ए स्पीकर बहुत आक्रामक थे, बहुत सक्षम भी दिख रहे थे। अब कहते थे कि अब उनके कार्यवाही उनकी शैली से बहुत अच्छी दिख रही थी। लेकिन अब जब दोनों की भूमिका बदल गई है, तेजस्वी यादव सत्ता में आ गए हैं, विपक्ष में लगे हैं, लेकिन जो भूमिका नेता प्रतिपक्ष के रूप में होनी चाहिए वो जोश नहीं दिखाई पड़ रहा है दोनों में। तेजस्वी यादव में जो जोश था पिछले 1 साल पहले जब नेता प्रतिपक्ष थे, वो आज उनकी शैली एकदम बदल गई है। कोई आक्रामकता नहीं है। जो भी भाषण देते हैं, भाषण पढ़ रहे हैं। वो होता है भाषण देना कि हम बोले जा रहे हैं अपने इशू पे, आप खाली भाषण पढ़ रहे हैं। जब नेता भाषण पढ़ता है ना तो अपने आप असर खत्म हो जाता है, उसका मौलिकता नहीं होती है, नहीं रहती है। हाँ, आपके फेस पे दिखाई नहीं पड़ता। आप मान लीजिए कोई गुस्सा में बोल रहा है तो चेहरा दिखता है, कोई हंस बोल रहा है तो चेहरा दिखता है। जब विजय सिन्हा का हर भाव में दिखाई पड़ेगा, लेकिन वो भाव न तो विजय सिन्हा का चेहरा दिखाई पड़ता है और न तेजस्वी यादव के खिलाफ चेहरा दिखाई पड़ता है। तो मतलब तेजस्वी यादव का और विजय सिन्हा के चेहरे का भाव उड़ गया है। जब गुस्से में होते हैं कि हंसते हैं, कब उनका चेहरा का भाव क्या, बस बोलना है, बोले जा रहे हैं। हम जो कर रहे हैं फेस वैल्यू, फेस का एक्सप्रेशन और शब्दों का ये तालमेल नहीं बन पाता है, तो इसका असर कम हो जाता है। जी, असर कम हो जाता है। क्या विजय सिन्हा जो हैं वो जिस तरह से अध्यक्ष की भूमिका में थे, आज प्रतिपक्ष के नेता के तौर पे नेता प्रतिपक्ष के भूमिका में हैं, तो क्या इसकी एक वजह ये भी है कि पिछले कुछ दिनों में जो कुछ राजनीतिक घटनाएं हुई है वो कहीं ना कहीं बीजेपी को बेनकाब किया है? वो भी एक वजह है कि वो मुद्दे को सही तरीके से नहीं रख पाए। ये मुद्दा कोई बेनकाब किया, इसे कोई इशू नहीं है। दिक्कत क्या है कि
विजय सिन्हा इस पे एक भूत सवार हो गया है कि हम स्पीकर थे, हम बहुत बढ़िया स्पीकर थे, इससे आगे निकल नहीं पाते वो। उनके माथे में कि हम बहुत बहुत बढ़िया स्पीकर थे, एकदम क्रांतिकारी चलाए इस सदन को, वो दूसरे लोग नहीं चला पा रहे हैं। कई बार कहते भी कि देखिए भाई जो हम स्पीकर थे ऐसे करते थे, हम भी स्पीकर चुके हैं। मतलब उनके ऊपर जो भूत सवार है स्पीकर का, वही उनकी क्षमता मार दे रहा है। जो भूत है उनके अंदर का स्पीकर का, वो खत्म कर, उनकी क्षमता खत्म कर दे रहा है। और तेजस्वी यादव का सत्ता का भूत जो है, सत्ता में हम है, उसके कारण उनका तेवर खत्म हो जा रहा है। तो एक पे स्पीकर होने का भूत सवार है, दूसरे पे सत्ता में आ गए हैं इसका भूत सवार है। लेकिन जिस उम्मीद से जो है क्या नाम है इसका, लेकिन जिस उम्मीद से सम्राट चौधरी को बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया था, लेकिन वो आग उनमें भी नहीं दिख रहा। क्या वजह है? या उनकी बातों को उस तरह से लोग नहीं लेते, या उतना असर नहीं दिखता? इसके पीछे की वजह क्या मानते हैं आप? नहीं, हम उस तरह से उतना विफल नहीं मानते हम चौधरी को। जितना विफल दिख रहे हैं हमको विजय सिन्हा, उतना वो जो विफल नहीं है ये विजय सम्राट चौधरी। क्योंकि कम से कम एक पहली लड़ाई लड़ ली, उनके अध्यक्ष पद अपने पक्ष में कर लिया, एक पार्टी के पदाध्यक्ष बन गए, तो उनकी बड़ी जीत है। अब जो पार्टी 5 पार्टी घूम चुका है, जीत है, उनकी जीत है। हम कह रहे हैं कि आखिर उनके बाद वही कह रहे हैं ना कि एक जो लीड लिस्ट मालूम मिली कि 5 पार्टी घूम चुके थे सम्राट जी, एक छठे पार्टी में फिर आ गए हैं। इसके बाद भी उनको एक पार्टी ने जो सत्ता की दावेदारी कर रही है कि हम सत्ता में आएंगे, उसको नेता प्रतिपक्ष बनाती है परिषद अध्यक्ष। सदन में, हाउस में, अपने काउंसिल में नेता प्रतिपक्ष भी हैं, तो उसका कद बढ़ गया है। तो इस बार वो हारे नहीं है, वो जीत लिए अपने मुद्दे। उनका कद बढ़ गया जरूर, लेकिन जिस उम्मीद से पार्टी ने उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया था कि 2024 की लड़ाई ये लड़ेंगे, आपको लग रहा है कि वो सही तरीके से लड़ रहा है? देखिए, व्यक्ति नहीं लड़ता है, लड़ती पार्टी है, और पार्टी को लीड करना है उनको। उस ढंग से हमको बहुत विफल नहीं लगा कर रहे हैं। क्योंकि अब 6 महीना पहले बनवे किए हैं, तो क्या चाहते हैं कि एक बार पूरा बदल देंगे सब कुछ। वक्त तो लगेगा ही, वक्त लगेगा। हेमंत जी, आपको भी ऐसा लगता है कि वक्त लगेगा, या सचमुच जो है जिस उम्मीद से बीजेपी ने उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया था वो पूरी तरह से फुलफिल होता नहीं दिख रहा? जितने आक्रामक ढंग से सम्राट चौधरी बातों को रखते हैं, उस वक्त लगने की बात अलग है, तो वक्त तो लगेगा ही, क्योंकि अभी बहुत लंबा समय नहीं हुआ है। लेकिन मैं 2 बात कहना चाहता हूँ। एक बात ये कि बीजेपी आज के दौर में बिहार में एक प्रयोग के दौर से गुजर रही है, और इसीलिए वो अलग अलग लोगों पर दाव लगा रही है। एक दाव सम्राट चौधरी पर लगा रखा है, एक दाव इधर विजय कुमार सिन्हा पर लगा रखा है। लेकिन दोनों ऐसे लोगों पर दाव लगाया गया है जो एक दूसरे के पूरक नहीं, बल्कि एक दूसरे से के विपरीत दिशा में जाने वाले लगते हैं मुझे। इसलिए कि एक तो उनके एक दूसरे के प्रति कोई आदर भाव मुझे नहीं दिखता है, वो दिखा था विधानसभा में, मैं उसको नज़ीर मानता हूँ। दूसरी बात कि बीजेपी का जो बेस है, जो अगरों का, जो सवर्णों का जो बेस है जिस पर बीजेपी खड़ी है, उसके भीतर भी एक तरह से ये असंतोष ग्राउंड लेवल पर है और नेतृत्व के भीतर में भी है। उसका नमूना आज देखने को मिला। मैं उसको उदाहरण देना चाहता हूं कि एक फेसबुक पेज भी चलता है, व्हाट्सएप ग्रुप भी है, जो भूमिहार नाम से चलता है। उसमें आज जो लाठीचार्ज हुआ और एक व्यक्ति की जो मृत्यु हुई जहानाबाद के, वो संजोग से उनकी जाति भूमिहार बताई जा रही है। तो ये कहा, उस पर ये चल रहा है एक मीम बना करके कि ये मार खाएगा और मरेगा भूमिहार और नेता बनेगा सम्राट चौधरी। ये, और वो उस ग्रुप को मैं सीरियसली इसलिए लेता हूँ कि वो ग्रुप उसमें अमूमन पूरे राज्य भर के लोग उसमें कमेंट करते रहते हैं। भूमिहार बिरादरी के लोग ही उसमें ज़्यादा जुड़े हुए हैं। तो ये अंदर खाने, ये कहीं ना कहीं बात ये चलती है। तो इससे ये है कि मैं जो कह रहा था कि ये दोनों एजेंडा सेट करने के बदले में लगता ये है कि एक दूसरे को सेट करने के लिए, क्योंकि इनको लगता है कि कौन मुख्यमंत्री का चेहरा बनेगा बीजेपी का, ये इसको लेकर के इन दोनों की चिंता ज़्यादा रहती है। इसलिए ये आपस में यूनाइटेडली किसी मुद्दे को लेकर के सामने आने के लिए अब इतना बड़ा मुद्दा आप उठा रहे हैं कि डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से इस्तीफा मांग रहे हैं कि चार्जशीटेड उप मुख्यमंत्री इस्तीफा दो। लेकिन आप एक दिन भी ऐसा मौका नहीं आया कि यूनाइटेडली कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस आप विधानमंडल के ये कैंपस में आप खड़ा होकर के संबोधित कीजिए। ये इधर संबोधित करते हैं, वो उधर संबोधित करते हैं, उसके बाद अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं।
तो ये मुझे लगता है कि एक पर्सनालिटी की जो लड़ाई है, एक व्यक्तित्व की जो लड़ाई है, वो एजेंडा बीजेपी को सेट करने से रोक रही है और इसीलिए बीजेपी का एजेंडा बहुत सेट नहीं हो पा रहा है, बहुत वो उसमें दम पैदा नहीं हो पा रहा है। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ तो कि बिहार का जो मिजाज है, उस मिजाज को भी मुझे लगता है कि बीजेपी नहीं समझ पा रही है। जिस तरह के दो नेताओं को बीजेपी आगे लेकर के आई है और उनका चेहरा मोहरा जिस तरह का बनाया गया है, जैसे कि सम्राट चौधरी जो वो मुरेठा बांधते हैं गमछा का, वो सम्राट चौधरी का ओरिजिनल चेहरा नहीं है, वो बनावटी चेहरा है। वो जो कुछ गमछा रखते हैं, जो जिस तरह की बंडी पहन करके आते हैं, वो सब बनावटी। सम्राट चौधरी ऐसे नहीं दिखते थे। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने खुद को बहुत चेंज कर लिया है। तो वो जो बनावटी चेहरा है, वो उस तरह का चेहरा बिहार में किसी लीडर, कोई सत्ता पक्ष का लीडर हो या विपक्ष का लीडर हो, बिहार का मन मिजाज जो है ऐसे नेता को जन नेता के रूप में स्वीकार आज तक तो नहीं किया है। और आगे क्या होगा लोग जाने, लेकिन मेरा मानना है कि बिहार का मन मिजाज ऐसे पोस्चर वाले, ऐसे चेहरा मोहरा वाले व्यक्ति को अपना नेता मान ले, ये बहुत मुश्किल मुझे लगता है। दूसरी बात एक बार और मैं जोड़ना चाहता हूँ कि उसी तरह विजय सिन्हा को आप देखेंगे, विजय सिन्हा का जो पहनावा ओढ़ावा है, जो उनका लुक है, उनका चेहरा मोहरा, जिस तरह से वो अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, जो टीका लगाते हैं, तो पूरा वो भी बिहार के मन मिजाज के अनुरूप नहीं है। बिहार मध्य प्रदेश नहीं है, बिहार यूपी नहीं है। तो बिहार के मन मिजाज के अनुसार आपको थोड़ा सोबर, थोड़ा आक्रामक, थोड़ा सादगी पसंद, ये सब दिखने वाला चाहिए। बीजेपी में इसके पहले भी लोग नेता रहे हैं, ये कोई मुरेठा बांधने वाला, कोई ये दाढ़ी चमकाने वाला, कोई टीका लगा करके चमकाने वाला, इस तरह के नेता नहीं रहे हैं, ऐसे नेता नहीं चले हैं। आप विपक्ष के लोगों को देख लीजिए, आज सत्ता पक्ष में जो बैठे हुए हैं, उन लोगों को देखिए, उन लोगों में ऐसा कोई नेता, अगर एक भी ऐसा नेता आपको नहीं मिलेगा। तो मुझे लगता है कि जो हिंदुत्व के एजेंडे को चमकाने के फिराक में जो चेहरा मोहरा जो इन लोगों का बदला जा रहा है, जो मेकअप गेटअप किया जा रहा है, वो सूट नहीं कर रहा है। इसलिए ये भी एक कमी है बीजेपी के नेताओं के बीच में आपसी। बिल्कुल। तो हम और एक बात मैं और कहना चाहता हूं, जो मैं अपनी बात कंप्लीट करूंगा, कि तेजस्वी यादव के बारे में जो मैं कह रहा हूं कि वो अपनी बात में असर नहीं पैदा कर पा रहे हैं, उसका मैं उदाहरण दे रहा हूं कि उनके ऊपर ये आरोप, उनसे इस्तीफा मांगा जा रहा है। कहा जा रहा है कि चार्जशीटेड उप मुख्यमंत्री इस्तीफा दो, और नीतीश कुमार से कहा जा रहा है कि उनको बर्खास्त कीजिए आप और मंत्रिमंडल से निकालिए उनको। तो वो अपनी सफाई में क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये मामला तो मैं जब बच्चा था तब का है, जब यह मामला था तो जब हम उप मुख्यमंत्री बन रहे थे तब क्यों नहीं उठाया गया। ये बात, इस तरह की बात में ये बहुत फालतू बात है। इस तरह का कोई, इसमें कोई तर्क में कोई दम नहीं है। आपको हमला कहाँ करना है, आपको हमला करना है कि बीजेपी को मुझसे इस्तीफा मांगने का कोई अधिकार नहीं है। बीजेपी इतने चार्जशीटेड लोगों को, इतने करप्शन के आरोपियों को फलाने जगह पर अपने साथ लेकर के चल रही है, उनको लेकर के मुख्यमंत्री बनाती है, उनको मंत्री बनाती है, उनका संरक्षण करती है। 100 उदाहरण वो दे सकते हैं, लेकिन सफाई क्या, वो डिफेंसिव हैं। आज की तारीख में ये कहना कि मैं बच्चा था, ये कहना कि मैं जब उप मुख्यमंत्री बन रहा था तब क्यों नहीं मुझे रोका गया, ये डिफेंस में कही गई बात है। इसलिए उनकी बात में असर नहीं पैदा हो रहा है। और दूसरी बात कि उनके ऊपर जो आरोप लग रहा है, उस आरोप की सफाई में वो तैयारी करके नहीं आ रहे हैं, इसलिए अपनी बात में असर पैदा करने में चूक रहे हैं सदन के भीतर। डिफेंसिव मोड में हैं तेजस्वी यादव। हेमंत जी के अनुसार वहीं इनका ये भी कहना है, इनकी बातों का लबो लुबाब निकालें तो ये यही कह रहे हैं कि विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी बीजेपी के खोटे सिक्के हैं। राजनीति कोई खोटा नहीं होता है, राजनीतिक अवसर का खेल है, कब किसके हाथ में चला है अलग बात रही। लेकिन इतना हम जरूर कहेंगे कि एक गुवार और एक भूमिहार, एक चुक जा रहा है अपने मुद्दे को, अपने आप को खड़ा करने में, अपने मुद्दे को खड़ा करने में, अपने एजेंडे को खड़ा करने में। गुवार मेरा कहने वाला तेजस्वी यादव भी चुक जा रहे हैं। जो इनका एक आक्रामकता चाहिए वो नहीं दिख पा रही है, अपने इशू को लेकर, अपने मुद्दे को लेकर, अपने पक्ष को लेकर। वही हालत विजय सिन्हा के भूमिहार के पास में भी है। तो इस गुवार और भूमिहार की लड़ाई में दोनों चुक रहे हैं अपने अपने लक्ष्य हासिल करने में, या अपने जनता को कम्युनिकेट करने में, अपनी बात समझाने में, उनको पहुंचाने में। जिस ढंग से कहना चाहिए उस ढंग से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे पब्लिक बीच में। इसलिए आप देखिएगा कि बहुत लोगों को सूट नहीं कर पा रहा है नया व्यवहार दोनों का, चाहे विजय सिन्हा की भूमिका हो या इनकी भूमिका हो तेजस्वी यादव की। जो तेजस्वी का कोर वोटर है वो भी तेजस्वी यादव बना, यार मजाक हो गया मैं तो आओ टाइट वो नहीं हो पा रहा है। वो भूमिहारों साथ में लाइक कोई भाई जी कुछ ना तो कर। नहीं, यहाँ अंतर तो ये भी आ जा रहा है ना कि
आज तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम की भूमिका में हैं, वो पहले प्रतिपक्ष के नेता थे तो सवालों को उठाते थे, आज उन्हें जवाब देना पड़ रहा है, तो ये भी तो मुश्किल है। देखिए, ये मामला हाउस हो सकता है, ये मामला हाउस हो सकता है कि आपको जवाब देना है, लेकिन आप सड़क क्या कर रहे हैं? सड़क में कहाँ बोल पा रहे हैं आप? बात सिर्फ हाउस की नहीं है, बात सड़क की है कि जहाँ पब्लिक मीटिंग कर रहे हैं, क्या बोल पा रहे हैं उसमें आप? एक तो पब्लिक मीटिंग कर नहीं रहे हैं आप जनता से मिल ही नहीं रहे हैं। जब से तेजस्वी ड्यूटी सीएम बने, ड्यूटी सीएम, तब से कहाँ कभी कोई पब्लिक मीटिंग किया उन्होंने? कभी पब्लिक से कम्युनिकेट किया हो? बस 10 नंबर से विधानसभा से 1 नंबर, और फिर सचिवालय विधानसभा से कहाँ जा पा रहे हो? तेजस्वी यादव का पहले हाल था कि पहले 10 नंबर लोगों के लिए बंद था, मतलब खास पत्रकारों के लिए बंद था 10 नंबर आमतौर पे। अब 10 नंबर उनका चैम्बर बंद हो गया विधानसभा का। अब पत्रकार भी जाकर नहीं मिल सकता विधानसभा में चैम्बर में, उनसे 6 बार पूछना पड़ता है, जाऊँ हो। तब अच्छा रुको ना आदमी भाग कब तक उनका वेट करते रहता हूँ, यही काम है विधानसभा में। तो जब आपका हाउस तो पहले बंद था पत्रकारों के लिए, आम लोगों के लिए, अब आपको विधानसभा चैम्बर भी आमतौर पर पत्रकारों के लिए बंद हो गया है, तो जब आप कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो डिप्टी सीएम का पद इंजॉय कर रहे हैं। नहीं, हम नहीं कहते क्या कर रहे हैं, वो तो अलग बात रही, लेकिन मतलब जब आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं तो पब्लिक कहाँ से कीजिए कम्युनिकेट? पब्लिक कम्युनिकेशन के लिए आप उनसे बात कीजिए, तब आप बात नहीं कर रहे हैं किसी से, आप जो बात बोल रहे हैं, परमिशन दे रहे हैं, आप बात सुन नहीं रहे हैं। मेरा तो तेजस्वी यादव पे इतना गंभीर आरोप लगा रहे हैं वीरेंद्र यादव, क्या तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम का पद इंजॉय कर रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है वो उसमें मैं नहीं जाऊँगा कि एंजॉय कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, एंजॉय ही कर रहे हैं। मैं अगर आपकी कही बात को अगर मैं इंडोर्स करूं, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि जब आप जो जैसे बीरेन जी ने पहले कहा था कि जब आप पढ़ करके बोलना शुरू करेंगे तो आपकी बात में असर नहीं आएगा, आपकी जुबान में और आपके चेहरे में कोई तालमेल नहीं रहेगा। तो ये तालमेल नहीं पैदा हो रहा है इसलिए कि आप काम नहीं कर रहे हैं उस पर, आप अपने जवाब देने के लिए आप कोई होमवर्क नहीं कर रहे हैं, उसकी तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप कहीं ना कहीं खोए हुए दिख रहे हैं। तो खोए हुए दिख रहे हैं तो क्यों खोए हुए दिख रहे हैं कि आपके अंदर क्या चल रहा है? तो इसको लेकर के ये है कि जो असर पैदा होना चाहिए था, जो हमलावर होना चाहिए था आज की तारीख में, क्योंकि हमला करने के लिए पोजीशन है लेकिन आप हमला नहीं कर पा रहे हैं। आप अपनी ओर से सफाई दे रहे हैं, आपको ऑफेंसिव होने के बदले में आप अपने डिफेंस में सफाई दे रहे हैं कि मैं बच्चा था तो मैं जब डिप्टी सीएम बन रहा था तो क्यों नहीं मैं शपथ ले रहा था, तब क्यों नहीं मेरा विरोध किया गया। तो ये इसमें कोई दम नहीं है, आपको हमलावर होना पड़ेगा तभी आपकी बात में असर आएगा और उसके लिए आपको होमवर्क करना पड़ेगा। दूसरी बात कि जो अभी वीरेंद्र जी ने कहा कि जो इनका चैम्बर है वो भी वाइब्रेंट नहीं लगता है। जो लोग इनके साथ है, मुझे लगता है कि उसमें वो पॉलिटिकली कितना लोग सपोर्ट करने वाले लोग हैं ये तो मुझे वहाँ कमी दिखाई देती है। आज मैं भी वहाँ पर था, मैं देख रहा था कि कौन लोग पॉलिटिकली उनके साथ किस तरह की तैयारी करते हैं। एक सज्जन आए जो मुझे लगता है कि जिन्होंने वो पूरा ये तैयार किया, उसके बाद उनके पास भेजा गया, उसके बाद उन्होंने हाउस में बोलना शुरू किया। तो 5 मिनट में कोई तैयारी करके आपको दिया जाएगा और उसको आप बोलेंगे तो इस पर ये आपकी काबिलियत पर निर्भर करता है कि कितना असर उसमें पैदा कर पाते हैं आप, क्योंकि सब लोग तो ये कर नहीं सकता है। कोई आदमी किसी बात को, किसी लिखी हुई बात को असर पैदा करने के लिए, उसको बोलने के लिए, लेकिन आमतौर पर तेजस्वी यादव जो है जोशीला, जोरदार और लोगों में उत्सुकता और जुनून पैदा करने वाला भाषण देते हैं। आमतौर पर हम देखे हैं कि उनके भाषण को सुन करके लोग उत्साहित होते हैं। एक चीज़ को इसी में बताता हूँ, सुनिए। आज की तारीख में जो तेजस्वी यादव जो कुछ बोल रहे हैं उप मुख्यमंत्री के रूप में, वो रील्स बनाने वाली बात बोलते हैं बस। वो कुछ ऐसा बात बोले, 2 लाइन की 1 लाइनर बोलेंगे, 2 लाइनर बोलेंगे, उसके बाद निकल जाएंगे। तो मीडिया के सामने में भी आप डट करके 5-10 मिनट तक कोई जवाब दीजिए, उसके बदले में 1 लाइनर बोल दिए, उसका रील्स बन जाएगा, कोई बना लेगा रील्स, उसका फुटेज के रूप में इस्तेमाल हो जाएगा। तो आपकी बात पूरी प्रभावकारी ढंग से विस्तार पूर्वक जाए लोगों के बीच में, इसकी तैयारी कहीं ना कहीं ये इसकी कमी दिख रही है, इसीलिए उनकी बात में असर नहीं पैदा हो पा रहा है। तो जो बीरेन जी ने कहा कि एक ग्वार एक भूमिहार, वो दोनों कहीं ना कहीं चूक रहे हैं, अपनी बात में असर पैदा नहीं कर पा रहे हैं, अपने एजेंडे को चैंपियन नहीं बना पा रहे हैं। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? कह रहे थे कि आज हम जब हाउस में बोल रहे थे तेजस्वी यादव बैठे हुए थे, करीब 40 मिनट बोले हो जी। 40 मिनट में कभी ऐसा लगा कि हमको बहुत उसके भाषण में उत्सुकता लगी कि अब क्या बोलने वाले हैं, खाली पढ़े जा रहे हैं एक के बाद एक। नहीं, लेकिन आज बहुत शायराना अंदाज भी, कई सारे शायरी भी हम क्या कर रहे हैं कि हमने शुरू में कहा कि भाव और भाषा में तालमेल नहीं बन पा रहा है। शुरू में कहा था मैंने, अब चूंकि 7-8 पन्ना रखा पेज उठा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मैंने जब आप बोलते हैं ना और पढ़ते हैं अंदर जाता है। तो जब पढ़ेंगे आप तो असर नहीं होगा
और जब जब नेता प्रतिपक्ष था ना तो भी बात आती थी पर्ची, लेकिन उसको देखते नहीं ज़्यादा पर्ची, 2 लाइन देखे फिर फेंके फिर बोल शुरू करते थे। अब क्या होता है कि एक लाइन बिना देखे नहीं बोल सकते हैं, वो नाम ही पढ़ रहे थे फलना 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 फलना, उसमें कई बार लगा है कि कन्फ्यूज़ कर रहे हैं। तो जब आप देख के पढ़िएगा। ऐसे अंदर खाने विधानसभा की इस बात की जो चर्चा हो रही है, जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, वो आम जनता में भी चर्चा का विषय है कि जो ये 3 नेता हैं, तीनों अपनी नई भूमिका में सही फिट नहीं बैठ रहे हैं और जिस तरह पहले ये बोला करते थे आज नहीं बोल पा रहे। तो इसकी एक बड़ी वजह ये, जैसे कि मैंने कहा कि तेजस्वी यादव अपना डिप्टी सीएम पद एंजॉय कर रहे हैं, तो दबी जुबान से जनता जो है यही कहती है कि तीनों जो है अपने पद को एंजॉय कर रहे हैं ना। इससे हम सहमत नहीं हैं। आप सहमत नहीं जी? मैं एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि मेरा मानना है कि जो नेता प्रतिपक्ष हो या सत्ता पक्ष में बैठा हुआ व्यक्ति हो, वो भले ही कम पढ़ा लिखा हो लेकिन उसको पढ़ना चाहिए। उसकी डिग्री से मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे कर्पूरी ठाकुर याद आ रहे हैं। उनकी कही हुई बात आप विधानसभा के सामने एक जगजीवन नाम संस्थान है, उसकी दीवार पर उनकी बात लिखी हुई है कि जो आदमी जनता का नेता है उसको जनता की बात कहने के लिए खुद को तैयार करना चाहिए और अपनी बात को प्रभावकारी ढंग से रखने के लिए उसको पढ़ना चाहिए और पढ़ करके तैयारी करके तब जाना चाहिए। वो पूरी बात मैं वो शब्दशः नहीं कह पा रहा हूँ क्योंकि वो मुझे याद नहीं है, लेकिन उनका कहना ये था कि अगर आपको अच्छा नेता बनना है तो आपको अच्छा वक्ता बनना पड़ेगा, आपको अच्छा जनता के अच्छे मुद्दों को उठाना पड़ेगा और दूसरी बात कि अपने मुद्दों में असर पैदा करने के लिए उसको तथ्यपरक बनाना पड़ेगा, उसमें फैक्ट भी होना चाहिए। ये उनका सूत्र था जी कि नेता के लिए जिस पद पर बैठे हों, जब तक पब्लिक कम्युनिकेशन नहीं होगा ना तब तो कुछ नहीं होगा। प्रेस रिलीज, पीसी और ट्विटर, यूट्यूब और फेसबुक से कुछ नहीं होने वाला है। चाहे जनता नेता किसी पार्टी का हो, नेता कोई भी हो, आपको जनता के साथ जाना ही पड़ेगा। उसकी गाली सुननी पड़ेगी, बात सुननी पड़ेगी, डांट सुननी पड़ेगी, अपमानित होना पड़ेगा, तभी आप में जनता से कम्युनिकेट करने की क्षमता आएगी, उसको झेलने की क्षमता आएगी। जब झेल नहीं पाएंगे जनता को तब तक समझ कहाँ पाएंगे आप। जनता को समझने के लिए आप खुद हम क्या ही बताते हैं जनता को, जनता क्या चाहती है सोचते नहीं, आप फिर खाली मन की बात करते हैं। जैसे पीएम करते मन की बात की हमने ये जनता क्या कह रही है सुनने की तैयारी नहीं है आप। तो पब्लिक डील जरूरी है और पब्लिक डील मिसिंग है। हेमंत जी, आप भी इस बात को मानते हैं? बिल्कुल। तेजस्वी यादव को आज की तारीख में मुझे लगता है कि वो सत्ता में भले ही हो लेकिन उनको होना चाहिए था एकदम जैसे विपक्ष में हो उस तरह, उस भाव में उनको रहना चाहिए। क्योंकि एक बात ख्याल रखिए कि अभी जो कुछ हो रहा है वो ज़्यादातर नीतीश कुमार के खिलाफ नहीं बल्कि तेजस्वी यादव के खिलाफ जा रहा है। चाहे वो शिक्षकों का मामला हो, शिक्षक अभ्यर्थियों का मामला हो, ओवरऑल जो भी मामला हो, उस मामले तो मैं समझता हूं कि जिस तरह वो आगे बढ़ करके दायरे से बाहर निकल कर कम्युनिकेट कर रहे थे विपक्ष में रहते हुए। आपको याद होगा कि जब ये अभ्यर्थी लोग ये सड़क पर थे और इको पार्क में पूरी भीड़ लगी हुई थी तो रात में निकल करके वहाँ से अपने घर से आए थे उन लोगों के बीच में। तो आपको ऐसा थोड़ी है कि आप सत्ता में हैं तो आप लोगों के बीच में नहीं जा सकते हैं, लोगों के बीच में जाना चाहिए आपको। ऐसे अवसर आते हैं जब आप घर से निकल करके लोगों के बीच में जाइए, उनसे बातचीत कीजिए। ये ठीक कह रहे थे बीरेन जी कि ये लैक कर रहा है, आपको जनता के बीच में जाना ही पड़ेगा, जनता से अपने आप को जोड़ना ही पड़ेगा। चाहे आप नेता विपक्ष में रहिए या सत्ता पक्ष में रहिए, आपको ये जनता के साथ कनेक्ट अपने आप को करना पड़ेगा। जी। और जनता के सवालों का जवाब देना ही होगा, चाहे आप अभी दें या फिर कभी, लेकिन उनके सवालों का अगर सामना करते हैं तो ये आपके लिए ही हितकारी होगा। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। अगर आपको हमारी ये चर्चा अच्छी लगी हो तो आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और मित्रों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलें।